Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are with a positive mood. We are going to study chapter number 20, that is methods of measuring national income. बहुत 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 बच्चे मुझे मैसेज किया पर्सनली, कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि सर प्लीज़ 20 चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर ले आइए। तो मैं ये कोशिश करूँगा आपको डिटेल से समझाने की। ठीक है, वैसे आपको थ्योरी से ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें जो बेसिक इस बार आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके पढ़ के जाइए। हर एक मेथड के आप 10 से 15 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, दैट्स विल बी मोर देन इनफ। अगर आप इनको थ्योरी को एक बार पढ़ के या दो बार पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर यू ऑल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20, दैट इज़ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो बेसिकली नेशनल इनकम होता क्या है? सिंपल टर्म्स में पूरे हमारे भारतवर्ष की इनकम या पूरे देश की इनकम, किसी भी देश की इनकम बेसिकली। तो उसको इकोनॉमिक्स में कैसे बेसिकली उसको इवॉल्व किया जाता है या कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं आपके। ठीक है, वो तीनों मेथड यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके इस बार सिलेबस में आपका मैं पूरा चैप्टर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपका जो ध्यान देने वाली बात है आपको कि इसमें क्या आपके स्टेप्स हैं हर एक मेथड के, और क्या प्रिकॉशंस होते हैं और क्या डिफ़िकल्टीज है बेसिकली। तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही है आपका, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं वो थोड़े बेसिक लेवल के करने हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं करने। सो दिस इज़ दिस ईयर सिलेबस बेसिकली। बाकी मैं आपको थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, दैट इज़ national income is often considered as the most comprehensive measure of how well economy is performing। तो ये लेक्चर देखिए थोड़ा सा लंबा होगा। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप शॉर्ट बनाइए करिए, आप बहुत बोरिंग हो जाता है। देखिए उन बच्चों के लिए आप प्लीज़ फिर कोई दूसरा चैनल रेफर कर सकते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो बच्चा पढ़ना चाहेगा डेफिनेटली दे कैन दो, आप टाइम लेके आइए मेरे पास अगर आते हैं तो लेक्चर पे मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम आपको पता है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है किसी भी इकोनॉमी कैसा मतलब परफॉर्म कर रही है। वेदर हम एक इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, उनका जीडीपी देखते हैं। तो आज की डेट में जैसे यूएस का जीडीपी सबसे हाई माना जाता है, देन चाइना, देन वी हैव द अदर कंट्रीज ऑल्सो, इंडिया इज़ ऑल्सो ऑन द टॉप 5 लेवल, राइट। तो ये एक एक इंडिकेटर है कि हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी कर रही है, वो प्रॉस्परस हो रही है, या यू कैन से इट इज़ अ मेजर ऑफ बेसिकली डेवलपमेंट, राइट। इट इज़ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट दैट देयरफॉर इज़ टू मेजर नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री अस टू हैव आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सो मेजरिंग नेशनल इनकम इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड गाइगेंटिक टास्क। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम एंड कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। मैनी थिंग, बहुत लोग ये समझते हैं कि इसे बहुत ईजी होता है बेसिकली ये चीज़ परफॉर्म करना, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है। ओके, एंड इंडिया इट इज़ परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। क्लियर? However, the economists have devised various ways of estimating national income. In fact, national income estimates are made इन एवरी कंट्री दीज डेज। तो आजकल हर कोई देश आपको आपको पता है अपना जीडीपी, अपना जो डाटा है बताता है, जीडीपी को कैलकुलेट करता है। ओके, इन इंडिया आपको पता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है बेसिकली कैलकुलेट करती है इसको इंडिया में। ठीक है, एंड इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। So in this chapter we are going to examine how the economists measure different countries' national income that is generated from production. While measuring national income, it is important to keep in mind that national income is taken the sense of national net product at factor cost। देखिए जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 8 तरह के जो आपके नेशनल इनकम है, आप कह सकते हो जो पूरे हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली नॉट नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, काइंड ऑफ नेशनल इनकम है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर जो है हमारे इंडिया में उसको हम नेशनल इनकम को एज ए नेशनल इनकम रिगार्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ उन 8 में से सिर्फ एक को ही हम नेशनल इनकम मानते हैं बेसिकली, दैट इज NNP एट FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड द नेशनल इनकम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल आपको क्या निकालना है, NNP FC निकालना है, और कौन से मेथड से दिया होगा, जो भी मेथड से दिया होगा उससे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब आगे आगे हम जाके मेथड पे पढ़ेंगे क्या 3 मेथड्स हैं। सो 3 वेज होते हैं टू मेजर द नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट।
एज वी नो दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि हम जो भी कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनी गुड वी कैन से, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से लेके एक चिप से लेके एक फर्नीचर से लेके, उसमें क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, बेसिकली एंटरप्रेनर। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फैक्टर इनकम, और जो जो उसमें फैक्टर आपके लगते हैं उनको क्या मिलती है, फैक्टर इनकम है। अगर लेबर है तो उसे क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी, ठीक है। टू द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द इनकम अर्नड और इनकम जनरेटेड आर स्पेंड ऑन द कंज्यूमर एंड द कैपिटल गुड। और बाद में क्या होता है, जो उसे कंज्यूमर होता है या कोई भी होता है, या तो उसे कंज्यूमर गुड्स खरीदता है या तो कैपिटल गुड्स खरीदता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब डे टू डे जो अब कंज्यूमर यूज़ करता है, ठीक है, जैसे उसके जो खाने पीने का सामान हो गया, ठीक है, तो दीज आर कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे कार हो गई या बड़े बड़े घर हो गए, ठीक है, दीज आर द कैपिटल गुड्स, जो उसे कई मतलब काफ़ी टाइम तक चलते हैं एंड इट इज़ वेरी हाई अमाउंट। ओके, सो लाइक एसेट्स एंड ऑल, ओके, दैट आर द कैपिटल गुड्स। सो थस प्रोडक्शन गिव आर राइज टू इनकम एंड इनकम गिव राइज टू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल फॉलो हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी इकोनॉमी होती है उसके तीन फेस होते हैं, थ्री फेस। ओके, यहाँ पे फेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसेस। ओके, थ्री फेसेस आर देयर। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग काम करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कंपनियों में प्रोडक्शन होगा, कंपनियों में कुछ गुड्स बनेंगे तो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वहाँ से इनकम जनरेट होगी, इनकम वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, और खर्च करने के बाद डेफिनेटली फिर से जब उन्हें फिर से नीड होगी तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक सर्कल चलती रहती है और ये सर्कल चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज़ इसकी ब्रेक होती है तो ये पूरी साइकिल ही टूट जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से सिंपल सी बात है कि हम यहाँ जब नेशनल इनकम की बात करते हैं, बेसिकली NNPFC, तो हम यहाँ आप कह सकते हो नेशनल इनकम, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम तीनों तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितना भी पूरे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसे हम टोटल कर दें तो उसे बोलते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है पूरे देश में, अगर उसको हम ऐड कर दिया जाए टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को बेसिकली, तो दैट विल बी नेट प्रोडक्ट, और यू कैन से वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा होता है हमारा इनकम मेथड। मतलब पूरे अगर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लगे हैं, या जितने भी, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे पूरे कंट्री में, अगर सबकी इनकम को ऐड कर दिया जाए, मैं अपनी इनकम ऐड कर दूँ, आपकी इनकम ऐड कर दूँ, तो सबकी ही इनकम ऐड कर दूँ, तो वो सिंपली देश की इनकम बन जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसको यूज़ करके जो आप निकालेंगे दैट विल बी इनकम मेथड। एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब कि लोग जितना भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेसिकली ये तीनों ही आपके तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं इकोनॉमी में। आप तो प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड कर लो, या इनकम की वैल्यू को ऐड कर लो, या एक्सपेंडिचर की वैल्यू को ऐड कर लो। अगर तीनों ही इक्वल हैं आपस में, मतलब इसके इसके इसको ये यूज़ करके, ये यूज़ करके और ये यूज़ करके, तीनों ही यूज़ करके अगर आपका सेम आंसर आता है तो उसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है। कि इक्विलिब्रियम आपका क्या है, मतलब तीनों में बेसिकली इक्वल आ रहा है, ठीक है। इट ये हो भी सकता है, पॉसिबल भी हो, और नहीं भी हो सकता, नहीं भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तीन तरीके होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, और तीनों तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एक होता है नेट प्रोडक्ट वैल्यू, ओके, दैट इज नेट प्रोडक्ट मेथड, और यू कैन से वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट इज इनकम मेथड, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीन मेथड आपके। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो तीन आपको पता लगे। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग यूनिट, ठीक है। नेट हम क्या करते हैं, नेट वैल्यू ऐड कर देते हैं, जितने भी हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जितने भी टाटा बिरला जो भी कंपनीज है प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सब की हम क्या कर देते हैं, वर्थ को बेसिकली उनके प्रोडक्शन की वर्थ को ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या सिंपली आ जाता है नेशनल इनकम। एंड कुछ इसमें प्लस माइनस करते हैं, वो आगे बता दूंगा मैं आपको। तो बेसिकली यहाँ से हमारा निकलता है वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट है इनकम मेथड, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। से ऑल द फैक्टर इनकम ध्यान रखना है, यहाँ पे फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर इनकम वो सब ऐड नहीं होगी। मतलब जो लोग मेहनत से कमा रहे हैं पैसा, बेसिकली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कमा रहे हैं, उसको आप सबको ऐड करना है, तो वो आपका आ जाएगा इनकम मेथड। थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जितना भी लोग डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे जो खर्च करते हैं, बेसिकली उसकी फाइनल वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेसिकली तीन तरीकों से आप क्या है, किसी भी देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ नेट वैल्यू प्रोडक्ट और द वैल्यू एडेड मेथड। सो नेट प्रोडक्ट मेथड मेजर्स, अब इसकी डेफिनेशंस आप जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी टेक्निकल है, ठीक है। सो नेट प्रोडक्ट मेथड मेजर्स
नेशनल इनकम एट द प्रोडक्शन स्टेज। तो प्रोडक्शन स्टेज पे आपको पता है, आपको ये हम इसी स्टेज पे बेसिकली ऐड करके हम क्या कर लेते हैं, नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो नेट प्रोडक्ट और द वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम एज अ सम टोटल ऑफ द नेट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट द फैक्टर कॉस्ट और नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली आपको क्या है, देखिए इसको मैं आपको फॉर्मूले बेस से समझा दूंगा आगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या कह रहा है कि नेट जो प्रोडक्ट है, बेसिकली जो नेट प्रोडक्ट है या वैल्यू एडेड मेथड है, वो क्या करता है, नेशनल इनकम करता है सम टोटल करके जो नेट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट है उनकी जो नेट प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट, हमारे दो तरह के कॉस्ट होते हैं इकोनॉमी में, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितना उसको बनाने का खर्चा लग रहा है वो वैल्यू ऐड करेंगे हम, ठीक है। जितना उसको मार्केट में जिस वैल्यू पे बेचा जा रहा है वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू एडेड हो जाती है, प्रॉफिट वगैरह, टैक्सेस वगैरह, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कॉस्ट में लेंगे, मतलब किसी भी गुड को जो प्रोड्यूस करने का बेसिकली खर्चा क्या है उसकी वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बेसिकली, ठीक है, प्रोड्यूसिंग विद इन द ऑल डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जितना पैसा बाहर के लोग अर्न करके वहाँ पे जो बिजनेस है या वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करके जो इंडिया में ला रहे हैं बेसिकली, वो भी हम पैसा ऐड कर देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ आपको चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्शन यूनिट एंड क्लासीफाइंग दैम इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये तीनों आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एस्टिमेटिंग द नेट फाइनल आउटपुट और द नेट वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। देखिए इतना ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब है, ठीक है। आपको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का पता होना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट दैट इज स्टेप वन। स्टेप वन में सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो कौन से सेक्टर में हो रही है। तो सबसे पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या है आपका, कहता प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूस कमोडिटीज़, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके आपके जो हैं बेसिकली कमोडिटीज़ हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंडर होती हैं, वो आपकी क्या आएंगी, आपकी जो फर्स्ट सेक्टर दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर के अंडर आएंगी। मतलब प्राइमरी सेक्टर के जो कुछ आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, दैट विल कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे प्रोडक्शन यूनिट जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके क्या करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया हमारा, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट्स विच प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, प्राइमरी सेक्टर से मिलेंगे, है ना, मतलब रॉ मटेरियल तो नेचर से मिलते हैं, उसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, एक प्रोसेस करके क्या करते हैं, एक फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, एक कॉटन तो हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, हम उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके क्लॉथ बना देते हैं, कॉटन को क्लॉथ में चेंज कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस है आपका कॉटन को क्लॉथ में चेंज करने का, वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ में आएगा, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। थर्ड है आपका दैट इज अ टर्शरी और द सर्विस सेक्टर। सो दिस सेक्टर प्रोवाइड्स अ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन टेंजिबल सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली नॉन टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं, हमारी सर्विसेज होती हैं। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो इसको कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बेकार पढ़ा रहा हूँ, वो जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे। तो बेसिकली आप इसे फील कर पा रहे हो, तो वो सब हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हमारा ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, सर्विस सेक्टर के अंडर होती हैं। तो अब आपको पता लग गया कि कोई भी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है या तो वो प्राइमरी सेक्टर में होगी या वो क्या होगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी, या फिर होगी वो टर्शरी सेक्टर या किसी भी सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है दैट इज अ एस्टिमेशन ऑफ द नेट वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइजेस। अब हम क्या करेंगे, नेट वैल्यू एडेड निकालेंगे। अब नेट वैल्यू एडेड क्या होता है, वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं इसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं,
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो मान लीजिए कि उस जैसे मान आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट है, ठीक है, पार्ले जी का क्या है, बिस्किट है। अब पार्ले जी के बिस्किट में आपको पता है फ्लोर यूज़ होता है, शुगर यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। तो आपने इसकी वैल्यू, पार्ले जी की वैल्यू ही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हम जब हम अपनी नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम इसकी वैल्यू ₹10 है, तो बस इसमें 10 ही लेंगे, क्योंकि इसमें जो आटा वगैरह, प्रिजर्वेटिव, शुगर वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि 10 रुपये ये है, 2 रुपये आटे का हो गया, 1 रुपये आपके शुगर का हो गया। ये चीज़ हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे तो मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब ये डबल हो जा रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है। 10 रुपये में भी 2 रुपये इंक्लूड हैं और 2 रुपये आपने अलग से काउंट कर दिए। तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखना कि जो फाइनल वैल्यू है प्रोडक्शन की, ठीक है, वही इंक्लूड की जाती है आपकी, ध्यान रखिएगा। सो देयरफॉर वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंटरप्राइजेस। वी इंसिस्ट ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट डू नॉट इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो इंटरमीडिएट गुड है, ताकि वो ना हो। आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हुए, जैसे पार्ले जी को बनाने के लिए आटा जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें, वो इंक्लूड दोबारा ना हो जाए। मतलब इसकी भी वैल्यू इंक्लूड कर ली आपने, इनकी वैल्यू भी इंक्लूड कर ली, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स। वो सब आपके इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अवॉइड द डबल काउंटिंग, ताकि डबल काउंटिंग ना हो, आपकी इसका भी काउंट कर दिया आपने, इनका भी काउंट कर लिया, तो वो पैकेट 20 रुपये का हो जाएगा। जब आपने जस्ट मतलब हुआ तो प्रोडक्शन 10 रुपये का, आपने 20 रुपये काउंट कर लिए, है ना, तो वो आपका जो डाटा है वो गलत दिखाएगा। सो इन प्रैक्टिस डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड बाय टेकिंग अ वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइजेस। तो हम क्या करते हैं, इसलिए नेट वैल्यू एडेड लेते हैं। जो हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो सारे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड। ध्यान रखिएगा, जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशन जरूर आप कर लेना, याद कर लेना आ सकता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आर द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड एज इनपुट्स एट द फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये इनपुट तरह के यूज़ किए जाते हैं, है ना, ये आगे फिर फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पार्ले जी का बिस्किट तो एंड प्रोडक्ट है ना, वो जो आप लेके उसे खाते हो तो वो तो एंड प्रोडक्ट है। उसमें जितनी भी चीज़ें बनने में लगती हैं इसको, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे थस एक एग्जांपल दे रखा है, जो मारुति उद्योग है वो स्टील उद्योग है, वो स्टील बाय करती है, टायर बाय करती है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इनपुट होते हैं कार में, उसे बाय करके एक प्रोड्यूसर ही कार बनाती है। तो अब हम जब अपने देश की इनकम निकालेंगे, मान लीजिए कि एक ही कार प्रोड्यूस हो रही है पूरे देश में और कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिपोथेटिकल एग्जांपल, कि पूरे देश में सिर्फ एक कार ही प्रोड्यूस हो रही है। तो कार की वैल्यू है आपकी 5 लाख रुपीज़, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट की ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस की नहीं, फैक्टर कॉस्ट, मतलब 5 लाख रुपए उसे बनने में लगा। तो हमारे देश की इनकम सिंपली कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब आप इसमें ये इंक्लूड नहीं करोगे कि टायर की वैल्यू मतलब 2,000 है तो फिर से इसमें 2,000 ऐड कर दोगे, वो तो भैया ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना, 5 लाख तभी तो बने हैं 5 लाख, ये सब की वैल्यू इंक्लूड हो गई बनी है ना, तो दोबारा ऐड नहीं करनी है, डबल काउंटिंग नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो वैल्यू एडेड बाय द मारुति उद्योग इज अ वैल्यू ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय इट लेस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड लाइक स्टील, टायर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, वो सब माइनस कर देना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कहीं तो। चलिए, द एस्टिमेशन ऑफ द नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करनी है। फैक्टर कॉस्ट समझते हैं ना, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मतलब फैक्टर मतलब बनाने का खर्चा, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस, मतलब वो चीज़ कितने में बेची गई, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, हमने इंक्लूड करना है कितने में उसका बनने का खर्चा बेसिकली कितना है, उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस, अब ध्यान रखिए इसमें ग्रॉस, ये द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट बाय ईच एंटरप्राइज इज एस्टिमेटेड। तो हम कैसे निकालते हैं, सिंपली हम क्या कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट को मार्केट प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। तो बेसिकली वैल्यू एडेड को एक और तरीका होता है निकालने का, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आप वैल्यू एडेड को कैसे निकाल सकते हैं, एक ये भी तरीका होता है, हम सेल्स को ऐड कर दें प्लस डेल्टा स्टॉक को ऐड कर दें, तो वो हमारा वो भी हो क्या, हमारा क्या निकल के आता है, वैल्यू एडेड निकल के आता है, ठीक है। द वैल्यू एडेड सो कंप्यूटेड इज कॉल्ड ग्रॉस। ध्यान रखिएगा ये ग्रॉस होती है, ग्रॉस कहने का मतलब है कि इसमें से अभी हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो वो ग्रॉस वैल्यू होती है। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए 5 लाख की कार है, 5 लाख की एक गाड़ी है,
तो उसकी जो वैल्यू है हर साल एक माइनस होती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। हर साल उसकी कुछ वैल्यू माइनस होती रहती है, ठीक है। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपये, तो अगले साल मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख की ही जाएगी, 50,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो 50,000 होता है डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो अगर ग्रॉस में से आपको नेट में आना है तो आपको यहाँ से क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस में से आप डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, नेट में, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। सो और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। तो हमारे जो, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट दे रखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट दे रखा है तो आप कोई भी इंटरमीडिएट गुड को यहाँ पे ऐड वापस नहीं करेंगे। लेट सपोज इसकी वैल्यू है 500, ठीक है। और आपको डेप्रीसिएशन भी दे रखा है, क्योंकि हमें तो नेट वैल्यू चाहिए होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें नेट वैल्यू ही लेना होता है। तो हम सिंपली मान लीजिए डेप्रीसिएशन की वैल्यू यहाँ पे 100 है और इसकी वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट आपकी 500 दे रखी है। और यहाँ पे एक और चीज़ दे दी गई है, लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी का ₹500 है, मान ली 50 रुपीज़ है, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, 50 रुपीज़ 500 में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है इंक्लूड हो गई होगी। तो सिंपली आप नेट निकालने के लिए जो 500 में से आप सिंपली 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, 500 में से आप सिंपली 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका ये ग्रॉस आउटपुट है, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट है आपका, ओके। वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट है। अब हमें नेट निकालने के लिए, नेट वैल्यू आउटपुट या नेट वैल्यू जो एडेड है वो निकालने के लिए आप इसको माइनस कर देंगे, तो 400 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में ध्यान रखना, ऑलरेडी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स सारे इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से डिडक्ट क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन डिडक्ट करना होता है, ठीक है, ओके। So gross value added by the enterprises is calculated by deducting the value of intermediate consumption, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओके। सो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट द यूज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जितना भी आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन आता है वो आपका निकालना जरूरी होता है। सो वी नीड टू डिडक्ट द इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन। तो हमें जितनी भी हमारी जो इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट कंजप्शन आता है तो आपको उसमें उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। मैं अभी बताया था कि ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो अगर आपको कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको दिया होगा, ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो फिर तो आप छोड़ देंगे वैसे ही, लेकिन अगर दिया होगा तो उसको आप माइनस कर देंगे, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट दैट इज अ नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस बाय ईच एस्टिमेट। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा आपको क्या बोलता है, अगर आपका नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली टैक्सेस को माइनस कर देंगे, हम यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो आपको पता ही है कि क्या कर, एनआईटी आपको निकालना पड़ता है, एनआईटी को माइनस करना पड़ता है, मार्केट प्राइस है तो एनआईटी क्या होता है हमारा, सिंपली हमारा इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है, दैट इज कॉल्ड द एनआईटी। तो एनआईटी आप माइनस कर देंगे किससे, एमपी से, मार्केट प्राइस से, तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आएगा, वही हमें चाहिए होता है। तो आपको मोटा मोटा पता लग गया। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड दे रखा है तो उसमें से माइनस क्या करेंगे आप, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करेंगे, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, ध्यान रखना है आपको, अगर आपको वो दे रखा है, अगर ये एमपी पे दे रखा है, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी पे दे रखा है, तो इसमें से अगर आपका वो दे रखा है, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, तो वो भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, डेप्रीसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको, जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रीसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका एक और फॉर्मूला अगर पूछाएगा तो आप लिखोगे सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, ठीक है, ये भी होता है। चलिए, अब स्टेप 3 क्या है, देखो, एस्टिमेटिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमें हम यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकालना है। सो बाय एडिंग द नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन सेक्टर we get the net value added the factor cost of that industrial sector. The sum total of the net value added at factor cost
by all the industrial enterprises in the domestic territory of a country gives us the net domestic product at factor cost। तो बेसिकली वेरी सिंपल कि हम क्या करेंगे, जब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट सारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की ऐड कर देंगे, किसकी, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे कंट्री की, तो वो हमारी सिंपली क्या बन जाएगी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगी, एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। सो नाउ स्टेप 4, एस्टिमेटिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको पता है काफ़ी इनकम हमारी अब्रॉड से भी होती है। तो जो हमारा ये आया है एन डी पी एफ सी, हम इसमें जब क्या ऐड कर देंगे, NFIA ऐड कर देंगे, तो मतलब ये तो डोमेस्टिक है, हमारे जो देश में ऑपरेशन हो रहा है उसी को ऐड करके आया है। जब हम NFI ऐड कर देंगे, NFI मतलब जो हमें बाहर का पैसा है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, NNP@FC आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम, और हमें यही बेसिकली यहाँ पे निकालना है। तो क्लियर हो गया। तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, आपका NDPFC प्लस NFIA। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको NDPFC दे दिया गया है, ठीक है, NDPFC दे दिया गया है, इसमें आपको पूछा गया है, और NFIA भी दे दिया गया है, NFIA भी दे दिया गया है, तो इन दोनों को ऐड करके आप क्या निकाल देंगे, नेशनल इनकम निकाल देंगे या NNPFC निकाल देंगे। ठीक है। सो नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो मैंने आपको बोला था तीनों सेक्टर के हम इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्लस NFIA जब ऐड कर देंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम के बराबर होगा। ये सारे फॉर्मूलेस आप ध्यान में रखते जाइए, जितने भी ऊपर फॉर्मूलेस आ रहे हैं इसको पढ़ते जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसके कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले आपको जो है फाइनल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब जैसे मान लीजिए कोई खेती कर रहा है, कोई किसान है वो खेती कर रहा है, तो उसने मान लीजिए जैसे 5 क्विंटल में से लेट सपोज 50 किलो जो अनाज है वो अपने लिए रख लिया है, तो क्या आप इसको माइनस करेंगे, नहीं, इसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये भी तो प्रोड्यूस्ड हुआ ही है, भले उसे मार्केट में नहीं लाया गया है लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ है, इसको भी इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, ये आपको ध्यान में रखना है। सो वैल्यू ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, जैसे एक किसान है, ठीक है, कोई भी मतलब अगर उसे सेल्फ कंजप्शन के लिए वो यूज़ कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो ध्यान रखिएगा वो भी क्या होगा, कोई भी गुड यूज़ कर रहा है तो वो 100% किस में आएगा, आपका एस्टिमेशन में आएगा। ठीक है। सो देयर वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड। नेक्स्ट है ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स सच एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर आपका कोई अपना फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल हाउस है बाय हाउस होल्ड्स, एक आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है बाय एंटरप्रेन्योर, अगर उसकी खुद की है तब भी उसकी वैल्यू को आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है। थर्ड को ध्यान रखना है आपको, वी शुड इंक्लूड द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। कई बार क्या होता है, हम जैसे मान लीजिए हमारा घर है, तो हम अपने घर को रेंट थोड़ी देते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई दूसरा बंदा रहने आएगा, किराएदार आएगा, तो उससे रेंट लेंगे। तो डेफिनेटली देखा जाए तो वो हाउस क्या कर रहा है, एक तरह का रेंट प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, भले आप उसे दो या ना दो, अगर आपका है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इम्प्यूटेड रेंट उसको बोलते हैं, जो ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड होता है। अब फोर्थ टॉपिक है, दैट इज अ सर्विस ऑफ द हाउस वाइफ। अब मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है ना, वो क्या कर रही है, घर पे काम कर रही है। अगर वो एक रेस्टोरेंट में काम करती तो डेफिनेटली उसको पैसे मिलते कि नहीं मिलते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सर्विस ऑफ द हाउस वाइफ है वो इंक्लूड नहीं की जाती है। ओके, इट इज़ परफॉर्म्ड आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन, सो देर इज़ नो वे ऑफ इवेल्युएटिंग दीज सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो गुड्स हैं जो फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो इंक्लूड हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा जो अपने जो फिक्स्ड असेट्स हैं जो हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, उनकी वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं। थर्ड है जो इम्प्यूटेड रेंट होता है, अगर मान लीजिए आपकी खुद का कोई फैक्ट्री होती है, ठीक है, तो आप अगर आपकी दूसरे की किसी फैक्ट्री होती तो आपको रेंट देना पड़ता, लेकिन आपकी खुद की फैक्ट्री तो उसको वो भी आपको इम्प्यूटेड रेंट में आप उसको काउंट करेंगे प्रोडक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ द जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको इंक्लूड हम नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज़ परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ओके। फिफ्थ है दैट इज नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें जितने भी सेकंड हैंड गुड्स हैं, लेट सपोज आपने कार खरीदी 2010 में, ठीक है, और आपने अब जाके 2021 में या 22 में कह सकते हैं कि 22 में आपने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया।
ठीक है। तो क्या जो सेल की हुई वैल्यू है, मान लीजिए 5 लाख थी, अब बिकी आपकी 2 लाख में, तो 2 लाख वैल्यू इंक्लूड होगी? नहीं होगी नेशनल इनकम में, क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख हमारी इंक्लूड हो गई थी 2010 की नेशनल इनकम में। तो अगर हम दोबारा उसको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे? तो डबल काउंटिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए जो सेकंड हैंड की जो चीज़ें हैं, गाड़ियाँ जो खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, गाड़ियाँ जो बिकती हैं उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते, उस कार की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई जो एजेंट है, मान लीजिए उसने आपको गाड़ी दिलाई, ये पुराने की 2 लाख की गाड़ी उसने दिलाई, तो वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा, आपसे भी कर सकता है, जो बेच रहा है उससे भी कर सकता है, दोनों से भी कर सकता है। तो उसकी जो इनकम है, क्योंकि उसने एक अपनी मेहनत से कमाई है, उसने मतलब एक काम करके बेसिकली एक फैक्टर इनकम है, वो इंक्लूड होगी, ध्यान रखिएगा। वो 2022 के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ध्यान रखिएगा। हाउएवर द इंक्लूड ऑफ द कमीशन ऑफ द ब्रोकर, तो ब्रोकर कौन हुए, जो बेसिकली आपके फैसिलिटेट कर रहे हैं सेल और परचेज को, तो उनकी जो इनकम हुई, उनको जो आप पैसा दोगे, कुछ परसेंट दोगे, मान लीजिए 2,000 रुपये दे दिए, तो 2,000 रुपये हमारे 2022 की नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। 1,98,000 भैया 1,98,000 आपके इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो 2010 में इंक्लूड हो गया होगा। सिक्स्थ, जो छठी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेल एंड परचेस ऑफ द बॉन्ड्स एंड शेयर, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सिंपली क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है। मतलब आपने एक टाटा के 500 शेयर ले लिए, तो कुछ नया प्रोड्यूस थोड़ी हुआ है, बस आपकी जो वहाँ उसकी ओनरशिप है 500 शेयर की आपके पास आ गई है, तो इट इज़ जस्ट अ ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, है ना। तो ये कुछ एडिशन हमारे नेशनल इनकम में कुछ अलग चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बेसिकली, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। जो इतने हमारे शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, तो अगर कई बार आपका एक नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या शेयर, बॉन्ड और शेयर इंक्लूड होता है प्रोडक्शन मेथड में, तो आप बोलेंगे नहीं होता। अगर पूछा जाता है कि क्या सेकंड हैंड चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आप बोलोगे नहीं होती हैं। अगर पूछा जाएगा कि जो सर्विस ऑफ द हाउस वाइफ्स को इंक्लूड किया जाता है, नहीं किया जाता। अगर पूछा जाएगा कि अगर कमीशन ऑफ द ब्रोकर जो इज़ इंगेज्ड इन द सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ द ओल्ड सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, इन द करंट ईयर, तो वो इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इम्प्यूटेड रेंट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर अगर आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड यूज़ कर रहा है, वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अब कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी है इसमें, हर चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, और इतना बड़ा टास्क है तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। इसमें तो बहुत कम बताएंगे, वैसे बहुत ज़्यादा होती हैं, चलो खैर उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं। एक तो सबसे पहला होता है जो अनसोल्ड गुड्स हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, दैट इज़ एड टू इन्वेंट्री। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ गुड इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम because these goods reflect current production of goods and services. However, there is a problem of valuation of inventories in the view of changes in the prices over time. तो अब दिक्कत क्या है, क्योंकि हर इसका प्राइसेस चेंज होता रहता है इन्वेंट्री का, है ना। कुछ कोई रीजंस की वजह से मान लीजिए गुड्स जो पड़े हैं इन्वेंट्री में उसका प्राइस चेंज हो गया, तो वो उसको कैलकुलेट करना यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसका राइट प्राइस निकालना। दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। एस्टिमेशन ऑफ डेप्रीसिएशन आपको पता है कि जो अगर मान लीजिए फिक्स्ड गुड्स हैं, आपके फिक्स्ड असेट्स हैं, उसकी वैल्यू हर साल क्या होती है, कम होती रहती है। तो अब इतने सारे गुड्स हैं, इतने सारे आपके पता है इंडिया में इतने सारे फिक्स्ड हैं, अब सबकी डेप्रीसिएशन को निकालना, वैल्यू करना कितना मुश्किल है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब वो जो स्पेशली जो कैपिटल गुड्स होते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट। सो लिखा है भी यहाँ पे, एस्टिमेशन ऑफ डेप्री ऑल्सो प्रोसेस अ प्रॉब्लम वेदर इट इज़ अ वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट या आइदर और सच दैट द कॉस्ट प्राइस व्हेन कैपिटल गुड्स वर परचेज। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है सिंपली जिस कीमत पे उसे खरीदा जाता है, या उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब किस बेस पे बेसिकली यहाँ पे निकाला जाए, ठीक है। आइदर इट इज़ बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट या उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे एक आपकी डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। थर्ड है नेशनल इनकम अकाउंटेंट, जो बेसिकली अकाउंट करते हैं, जो पीपल जो होते हैं जो नेशनल इनकम को बेसिकली ऐड करते हैं, दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट वेदर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक एजुकेशन। अब एजुकेशन को किसमें इंक्लूड करेंगे आप, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आर फाइनल प्रोडक्ट्स हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको अब कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखा जाए तो अगर ये कोई चीज़ है कि फाइनल भी है, एजुकेशन एक तरह का किसी के लिए फाइनल भी है, किसी के लिए इंटरमीडिएट भी है, तो कैसे बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जाए, है ना, ये भी एक बहुत बड़ी डाउट है। नेक्स्ट है, इन द मैनी केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो हम बोलते हैं कि भैया फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपको रियलिटी में सोचो कि इतने गुड्स बनते हैं, तो आपको क्या लगता होगा हम इंटरमीडिएट गुड्स सबके माइनस कर पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे, बहुत डाइसी पार्ट है ना, ये बहुत मुश्किल है। सो वेदर अ प्रोडक्ट
इज़ अ फाइनल और इंटरमीडिएट गुड डिपेंड्स ऑन इस यूज़। तो बेसिकली हम पता कैसे लगता है कि कौन उसको यूज़ कर रहा है। जैसे हम आटा मान लीजिए, तो आटा भी, अब आटा खुद में भी एक क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड हो जाएगा, लेकिन एक जो बिस्किट बनाने वाला एक बेकर यूज़ कर रहा है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पाना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है फाइनली द लैक ऑफ एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा। ये तो हमें इंडिया में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना। मतलब रिलायबल डाटा कैसे कह सकते हैं, मैंने आप ऑलरेडी बता दिया। आप कैसे इतना सारी लाखों करोड़ों प्रोडक्शन को आप ऐड करके कैसे कह सकते हो, है ना, बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारा जो डाटा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक होना चाहिए। तो आजकल कहते हैं डाटा इज़ द न्यू ऑयल, डाटा इज़ द न्यू ऑयल इकोनॉमी में आजकल यूज़ किया जाता है। इसको बजट में बोला गया था, डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो राइट डाटा विल ऑलवेज लीड अ इकोनॉमी टू अ फेवरेबल चेंजेस, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया पूरा, हमारा यहाँ पे ख़त्म हमारा नेशनल, हमारा सॉरी दैट इज़ अ वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड कह सकते हैं, हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नाउ इट इज़ एन इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा बेसिकली, ठीक है, बिकॉज आई यूजली टायर बिकॉज स्पीकिंग, ठीक है। सो थर्ड मैंने एक्सपेंडिचर मेथड ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने डिटेल में नहीं कराया, तो डिटेल में ही पढ़ा देंगे भैया, आपको ध्यान में रखना है। सो द लास्ट पैराग्राफ ये भी पढ़ लेते हैं। द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम गिव अस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल अच्छी बात है। नेशनल इनकम बाय इंडस्ट्रियल ओरिजिन, हमें ये पता लग जाता है कि प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, टर्शरी का है। सच दैट द डिफरेंट सेक्टर, अलग प्राइमरी का क्या शेयर है नेशनल इनकम में, हमें प्रोडक्शन मेथड से ही पता लगता है, राइट। फिर हमारा सेकेंडरी का क्या शेयर है, टर्शरी का क्या शेयर है। तो मान लीजिए एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डिफरेंट सेक्टर्स में जो नेशनल इनकम है वो कौन सा मेथड हमें एस्टिमेट करके दिखाता है, तो दैट इज़ अ वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। फॉर द एग्जाम्पल व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेशनल इनकम। तो ये सब कौन सा आपको वैल्यू एडेड मेथड बताएगा, आप ध्यान रखिएगा। इट विल ओनली टेल द वैल्यू एडेड मेथड, यहाँ जैसे कि बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड ही बताएगा आपको, इनकम मेथड यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगे एंड यू एंजॉयड द लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।